देवपुर नाम के गांव में उमेश नाम का एक किसान रहता था। उमेश अपने घर के पीछे ही छोटे से खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें अपने ठेले पर रखकर गांव-गांव बेचने जाता था। वह पूरे दिन मेहनत करता रहता था, पर फिर भी वो इतना नहीं कमा पाता था कि उसका परिवार का अच्छे से पेट भर पाए। ऐसे ही एक दिन उसके बच्चे उसकी रेडी पर चढ़कर खेलने लगे और उस पर कूद फांद करने लगे। रेडी कमजोर थी, इसलिए एकदम टूट गई और जब ये उमेश ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने बच्चों को डांट लगाई, पर उसकी पत्नी ने बीच में आकर उसे रोक लिया और वह उदास होकर अपने खेतों पर चला गया और सब्जियां तोड़ने लगा। तभी उसकी पत्नी चंपा उसके लिए खाना लेकर आई। अरे अब गुस्सा थूक भी दो ना, कब तक ऐसे ही गुस्सा रहोगे आप? बच्चे हैं, हो जाती है गलतियाँ। अरे चंपा तुम समझो ना, वही तो एक जरिया था हमारी कमाई का। मैं उसी पर सब्जियां रखकर तो बेचने जाता था, अब तो उसकी मरम्मत भी नहीं होगी। चिंता ना करो, माँ संतोषी हमारी मदद जरूर करेंगी, मुझे उन पर विश्वास है। हाँ, पता नहीं कब मदद करेंगी माता संतोषी। तुम ये खाना रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। चंपा उमेश के लिए खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। उमेश सब्जियां तोड़कर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, वैसे ही वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, बेटा मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या ये खाना मैं खा लूं? भगवान तेरा भला करेगा बेटा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा, उसने तो मेरे नसीब में ही सारी मुसीबतें लिख दी हैं, पर मैं तुम्हें भूखे पेट नहीं जाने दूंगा, तुम ये भोजन कर लो। उमेश अपना खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अम्मा वो भोजन खा लेती है और उमेश से कहती है, बेटा तूने अपने हिस्से का भोजन मुझे देकर अपना कर्जदार बना लिया। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा माँ संतोषी में बदल जाती हैं और उनको देखकर उमेश अपने पैरों में पड़ जाता है। हे माता रानी, ये आप हैं, आपने सच में मुझे दर्शन दिए और मेरे घर का अन्न ग्रहण किया। मैं तो धन हो गया माते। मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई टोकरी दे रही हूँ। इसमें तुम जितनी भी सब्जी डालोगे वो कभी खत्म नहीं होंगी, बल्कि उल्टा बढ़ता ही जाएंगी और तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी संतोषी अंतर्ध्यान हो गई और उमेश उस टोकरी में सब्जियां भरकर बाजार ले गया। उसकी आज बिक्री बहुत अच्छी हुई और ऊपर से उसकी टोकरी की सब्जियां भी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि वो बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आज कमाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो बहुत खुश था और ऐसे ही अब उसकी हर रोज अच्छी कमाई होती। वो टोकरी से सब्जियां बढ़ा लेता और खरीदार वो सब्जियां उठा कर ले जाते और ऐसे ही कुछ महीनों में माँ संतोषी की कृपा से उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया और उसके पास धन दौलत अन्न की कभी कोई कमी नहीं रही। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात
कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हल्दीपुर गांव के जंगल में कड़क सेठ प्रधान था। कड़क बहुत ही लालची और बदमाश था। कड़क गरीब लोगों की जमीन और घर हड़प लेता था। वो उनको खेत की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही कड़क सेठ पीलू और उसके पिता के घर पर कब्जा कर लेता है। पिताजी, कड़क सेठ बहुत बदमाश है। उसने आपको कर्ज के नीचे दबाकर हमारा घर अपने कब्जे में कर लिया है। बेटी, वो ऐसे ही करता आया है। लोगों को धोखा देकर आधे जंगल में कब्जा कर लिया है। सब उससे डरते हैं। उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। मैं उससे आपकी जमीन वापस करवा के ही रहूंगी। फिर पीलू अपनी सहेली बबली से मिलती है और उसको पूरी बात बताती है। क्या बताऊं बहन पीलू, कड़क सेठ ने तो मेरे पिताजी का भी खेत कब्जे में कर लिया था। पिताजी ने 50,000 कर्ज लिए थे। कड़क सेठ जबरदस्ती उनसे 2 लाख रुपए लेकर खेत वापस किया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ करना चाहिए। मेरे हरिया मामा आने वाले हैं। वो बहुत होशियार है, उनसे हम सलाह लेंगे। तब तक पीलू और उसकी परिवार एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। अगले दिन बबली के हरिया मामा आते हैं। पीलू, ये हरिया मामा है, इनको तो अपनी मुसीबत बता। फिर पीलू हरिया को सब कुछ बता देती है। देखो पीलू, बदमाश गुंडों को आसानी से नहीं हराया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रहने का एक पुरानी बस में इंतजाम कर दूंगा। ठीक है
मामा जी, मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पुरानी बस में ही रह लूंगी। जब पीलू अपने परिवार के साथ पुरानी बस में रहने लगी तो कड़क उस बस को भी हड़पने की सोचता है। पीलू को ये बात पता लग जाती है। वो तुरंत ही हरिया मामा के पास जाती है। हरिया मामा, कड़क सेठ हम गरीब लोगों का पुराना बस का घर भी हड़प लेना चाहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम कड़क को हराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर पीलू हरिया और बबली को अपना प्लान बताती है। अगले दिन जब कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के बस वाली घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचता है। कड़क सेठ जी, मैं विदेश से यहाँ आया हूँ। विदेश की रानी चिड़िया आपके जंगल घूमने आई है। उनके साथ एक सोने का टैंक घर है। क्या सोने का टैंक घर? हाँ, उसके बाल भी सुनहरे हैं और वो जहाँ भी जाती है सोने का टैंक लेकर जाती है। आप अगर चाहो तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप इस जंगल के मुखिया हो और सबसे अमीर आदमी। वो गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल मिलूंगा मैं उनसे। मैं भी गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हरिया कड़क को सुनहरे बाल लगाई हुई पीलू और बबली से मिलवाता है। कड़क सोने का टैंक देखकर चकरा जाता है। विदेशी रानी जी, आप तो सच के सोने के टैंक में रहती है। काश मेरे पास भी ऐसा ही सोने का टैंक होता। हो सकता है कड़क सेठ, आप यही टैंक हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये अफ्रीका के जंगल का खालिस 24 कैरेट सोना है। आपकी पूरी जमीन जायदाद खर्च हो जाएगी। लेकिन 1 साल में ही इस सोने का टैंक का दाम 5 गुना बढ़ जाएगा और 2 साल में 10 गुना। आप तो 2 जंगल खरीद लोगे इतने पैसे में। वाह, ये रखो मेरे जमीन जायदाद के कागज। मुझे ये सोने का टैंक दे दो। पीलू तुरंत ही कड़क सेठ की पूरी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेती है। अगले दिन जब कड़क सेठ अपने सोने के टैंक की दीवार को छूता है तो वो गिर जाता है। वो कबाड़ के टुकड़ों से बना हुआ नकली टैंक था, जिसमें होली वाला सोने का रंग चढ़ा हुआ था। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे वो रानी लूट ली। चोर है चोर। चोर वो नहीं, तुम हो कड़क सेठ। तुमने धोखे से जंगल के गरीबों की जमीन लूटी थी। अब तुम्हें तुम्हारा ही तरीके का धोखा मिल गया ना। कड़क बहुत शर्मिंदा होता है। पीलू सबको उनकी जमीन लौटा देती है। फिर सभी लोग हरिया की मदद से पक्के घरों में रहने लगते हैं और कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से पीलू की सूझबूझ और हिम्मत उसके काम आती है। वो अब हंसी खुशी रहने लगती है। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना। गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़
चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज। ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो। मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां के लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य की मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है
तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं। तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है, तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। और यह बात उसे समझ में आ गया है और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था, मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।